वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे चाइना की। चाइना इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों में से एक है, लेकिन अगर 40 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर ना पॉवर्टी रेट 90% से भी ज़्यादा था। गरीबी ने पूरे मुल्क का हाल ख़राब करके रखा हुआ था। लेकिन अगले 30 साल के अंदर एक ऐसी तरक्की हुई इस मुल्क के अंदर कि ये मुल्क कहाँ का कहाँ पहुँच गया। 1978 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन था 2.5%, जो आज के दिनों में 18% तक है। ऐसा क्या हुआ इस मुल्क के अंदर के पॉवर्टी रेट जहां पर 90% से भी ज़्यादा था, लेकिन अब वहां पर पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है और दुनिया की लार्जेस्ट सेकंड इकोनॉमी बन गया ये मुल्क। अगर हम वर्ल्ड चाइना की बात करें तो ये एक चाइना के लफ्ज़ चीन से निकला है और इसे लिखा जाता है QIN, लेकिन इसे प्रोनाउंस चिन किया जाता है। और चाइना के लोग अपने मुल्क को चाइना कहकर नहीं बुलाते। वो लोग अपने मुल्क के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, चोंगुओ, और इस लफ्ज़ का मतलब है मिडल किंगडम। अगर नक्शे में देखा जाए तो चाइना दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। असल में ब्रिटिश वालों ने पूरी तरह से अपना कब्ज़ा नहीं जमाया हुआ था चाइना पर, जैसा कि बरसगीर पर ब्रिटिश का पूरा कब्ज़ा था। चाइना पर उनका वैसे कब्ज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी चाइना को मुख्तलिफ तरीक़ों से लूटा गया। 1839 से लेकर 1949 तक का जो पीरियड है, इसे चाइना के अंदर सेंचुरी ऑफ फॉर्मुलेशन कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1839 के अंदर, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी अफीम की बौछार करती है चाइना के ऊपर, जिसकी वजह से चाइना के बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। इसकी वजह से ऐसा करने से चाइनीज़ की सोसाइटी ख़राब हो जाती है और फिर काफ़ी सारे साइंस करवाए जाते हैं चाइनीज़ से, जिनमें उनकी अपनी ज़मीनें ब्रिटिश को देनी पड़ जाती हैं। 1937 से 1945 तक चाइना के लोगों को और भी ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करना पड़ जाता है, और इस दफ़ा ये जुल्म उन पर होता है जापानीज़ कॉलोनाइज़र के हाथों। चाइना में एक उम्मीद की किरण नज़र आती है जब चाइना अलाइड फोर्सेस के साथ वर्ल्ड वार 2 जीत जाता है। जापान पीछे हट जाता है, लेकिन वार ख़त्म होते ही चाइना के अंदर एक और सिविल लड़ाई हो जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान। तो इसी तरह से फाइनली 1 अक्टूबर 1949 के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है और यहीं से ही चाइना की तरक्की का आगाज़ शुरू होता है। और इस वक्त चाइना में दौर शुरू होता है माओ जेडोंग का, और इसी माओ के दौर में शुरू की जाती है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। दो मेन चीज़ें थी इसके अंदर। पहला यह था कि ज़मीन को ज़िम्मेदारों के हाथों से लेकर किसानों में बांट देना। माओ के दौर में एग्रीकल्चर में भी काम हुआ, और दूसरी इनकी पॉलिसी थी प्लांट्स बनाना, इंडस्ट्रीज़ बनाना। किसानों को जो ज़मीनें दी गई थी काम करने के लिए, असल में उन ज़मीनों की ओनरशिप उस वक्त भी गवर्नमेंट के पास ही थी। फार्मर्स जो भी क्रॉप्स उगाते वो उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कमी आई। फिर अगले कुछ सालों में माओ की कुछ पॉलिसीज़ और ख़राब मौसम की वजह से मुल्क के हालात और ज़्यादा पीछे चले गए। मुल्क में गुर्बत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। इसी तरह से माओ ने कुछ और फैसले किए जिसकी वजह से मुल्क और ज़्यादा पीछे चला गया, मुल्क में गुर्बत और ज़्यादा फैल गई। असल में माओ का इरादा था कि फूड प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए माओ ने यह फैसला किया कि जितनी भी स्पैरोज़ हैं उन सबको मार दिया जाए, ताकि ये स्पैरोज़ क्रॉप्स को ना खा सकें। इसलिए स्पैरोज़ को मारने का काम शुरू हो गया, लेकिन देखते ही देखते ये बात सामने आ गई कि कीड़े बहुत ही ज़्यादा फैल गए, और इन कीड़ों की वजह से फसलों को और भी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो फिर बाद में किसी साइंसदान ने आकर ये बात की कि अगर स्पैरोज़ को मार दोगे तो कीड़ों मकोड़ों को खाने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं। ये स्पैरोज़ ही तो हैं जो कीड़ों मकोड़ों को खाती हैं। अगर स्पैरोज़ ही नहीं होगी तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से फसल को और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। 1978 में 1949 के कंपैरिजन में चाइना के अंदर 3 गुना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल थे, और ये सारा काम हुआ था माओ के दौर में। माओ के दौर में काफ़ी अच्छे काम भी हुए थे और कुछ गलत काम भी हुए थे, जिसकी वजह से मुल्क की हालत ख़राब हुई। फिर बाद में चाइना की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी साइंस में, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में, और ऐसा करने से ही पूरे मुल्क के अंदर एक टैलेंट पूल तैयार हुआ।
जिंग जोबिन चाइना के अंदर एक नए लीडर आते हैं 1976 में माओ के जाने के बाद, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के दौर के अंदर ही चाइना का असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और ये चाइना के वो लीडर थे जिन्होंने माओ के दौर में माओ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इन्होंने अपने मुल्क में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये कदम किया कि लोकल ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहे, लेकिन लोगों को लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ज़मीनें दे दी जाती थी ताकि वो इन पर काम कर सकें। लेकिन किसी इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप ये किसी को अलाउ ही नहीं था। जब ये कॉन्ट्रैक्ट पर किसी फार्मर को ज़मीन देते तो ये फार्मर पर ही डिपेंड करता कि उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, क्या उगाना है। उनके इस कदम से किसानों को बहुत ही ज़्यादा आज़ादी मिल गई, और ऐसा करने से किसानों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आई, और इस तरह से मुल्क की प्रोडक्शन के अंदर इजाफा हुआ। ठीक उन्होंने ऐसा ही फैक्ट्रीज़ के मामले में किया। उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रीज़ उनके लोगों को दे दी जो फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, ताकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रीली महसूस करें और बेहतर जानते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे प्रॉफिट अर्न करना है हमने। ऐसा करने से चाइना के अंदर पॉवर्टी रेट कम होने लगा, लोगों की ज़िंदगियां खुशहाल होने लगी। इसके बाद फिर वो काम करते हैं चाइना की एजुकेशन पर। 9 साल तक हर बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन चाइना में है। और अगर हम इसी चीज़ को आज के वक्त पाकिस्तान के साथ देखें तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है कि बच्चे तालीम हासिल करें या ना करें, और इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की करने में काफ़ी पीछे है। ये थी वो सारी चीज़ें जहाँ से चाइना की तरक्की का राज शुरू हुआ। एक मुल्क हमेशा तरक्की करता है जब तक उस मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान मुल्क के साथ वफादारी ना दिखाए। जब एक हुक्मरान अच्छा हो तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की कर जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दें।